एनसीईआरटी साइंस बुक एक्सप्लोरेशन में जो फिजिक्स वाले जो जो चैप्टर्स हैं उनका वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं। इसी सीरीज में अभी चैप्टर 4 का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मोशन को डिस्कस किया गया था। 2 पार्ट में वो वीडियो अपलोड हुआ है। लेक्चर वीडियो जिसमें एक्सप्लेनेशन था, प्रूविंग थी, और साथ में इसके जो न्यूमेरिकल्स थे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स जो लास्ट में दिया था चैप्टर 4 में, मोशंस के जो थे 1 से लेकर के हमने लास्ट तक 2 पार्ट में वो भी अपलोड कर दिया। 16 क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। आज चैप्टर 6 यानी कि हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, मोशन का जो मेन रीजन है वो क्या है, फोर्स है, या फोर्स के कारण मोशन किस तरह से अफेक्ट होता है। दोनों ही चीज़ें हैं। मोशन का रीजन फोर्स कह सकते हैं, और सबसे बड़ा उससे बड़ा रीजन ये है कि फोर्स अफेक्ट करता है मोशन को। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है, और हमको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराना है। तो वही 30 मिनट्स का लिमिट हमने रखा है एक वीडियो के लिए, जितना हो पाएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में जाएगा ये। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि ये रीच ज़्यादा हो, और जिससे मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी आपकी हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट काजेज द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट। फोर्स एक ऐसा एक्शन है जो किसी ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई होता है तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को वो चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम फुटबॉल पर किक करें तो फुटबॉल अपने स्टेट को चेंज करता है, यानी कि वो स्टैटिक कंडीशन से डायनामिक कंडीशन में आता है, मूवमेंट में आता है। तो यहाँ पर उसके स्टेट में चेंज हुआ। इसी तरह से जब बोट को स्विम करना होता है किसी रिवर में, तो पैडल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाटर को पीछे की तरफ रिपेल करते हैं, और इन द आंसर, उसके आंसर में वाटर भी सेम फोर्स अप्लाई करता है बोट पर, जिसके कारण थ्रस्ट लगता है और उससे बोट आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन का केस हो जाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ फोर्स ही है, और दोनों का काम क्या है, उसके स्टेट में चेंज करना। हमने पैडल के थ्रू वाटर के स्टेट में चेंज किया, वाटर डिस्प्लेस हुआ, वहाँ पर जहाँ पर था उस जगह से दूसरी जगह ढकेला हमने पैडल के थ्रू, और इन द आंसर वो आगे बढ़ा, तो हमारी बोट भी अपने जगह से आगे बढ़ी। तो दोनों जगह क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसका रूट काज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर चेंज हो रहा है उसकी स्टेट में, तो इसका रूट काज मतलब उसके जो जड़ में जो इसका कारण है, उसका क्या है कि एक ऐसा एक्शन है जिसको बोला जाएगा फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स में तो ये आपको क्लियर हो गया कि फोर्स है क्या। अब फोर्स की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से इसके फोर्स की यूनिट रख दी गई, न्यूटन क्या है। अब इसकी जब डेफिनेशन कर देंगे सेकेंड लॉ में, तब आ जाएंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अलग केस है, अभी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, इतना जानिए अब। और डेली लाइफ में हम लोग फोर्स को ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एक हल्का से हल्का फोर्स भी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हल्की से हवा भी लग रही है तो भी एक फोर्स का ही फॉर्मेट है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि इन्हें जो सबसे जो फील करने वाली जो फोर्स है वो क्या है, मिली न्यूटन्स में है, 10⁻³ न्यूटन मिली न्यूटन्स में जो हम लोग फील करते हैं फोर्स, वो क्या है 10⁻³ न्यूटन। जबकि अभी जो रिसर्च हुआ है ना, ये यहाँ पर हाउवेयर कैन मीजर फोर्सेस, साइंटिस्ट हाउवेयर कैन मीजर फोर्सेस फॉर स्मॉलर देन दिस। मतलब ये तो 10⁻³ तो हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो अपने इंस्ट्रूमेंट से जो फील कर सकते हैं वो क्या है, योक्टो न्यूटन्स, यानी 10⁻24 न्यूटन को भी एक्सपीरियंस करा जा सकता है मशीनों के द्वारा, 10⁻24 न्यूटन। ठीक है, योक्टो न्यूटन्स को। ठीक है, अब इसमें आते हैं, एक टर्म आता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया
ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है। और फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक है इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड इससे यानी कि उस फोर्स का कितना न्यूटन का है, वो फोर्स कितने न्यूटन का है, वो हो गया मैग्नीट्यूड। और दूसरा इसका पार्ट है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है W, इसका वेट mg के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड हो रहा है, और ये हमारा अप्लाइड फोर्स है जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इसको मूव करने के लिए। अभी ये स्टिल पोजीशन पर किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, हम जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है तेज पुश करें, छोटा पुश करें, ज़्यादा पुश करें, तो इसके हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड चेंज मतलब बदलेगा। और साथ में डायरेक्शन, हो सकता है हम ऐसे फोर्स अप्लाई करें तो डायरेक्शन से भी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो पार्ट होते हैं फोर्स में। इसमें क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, mg है, और डायरेक्शन डाउनवर्ड, वेट का मैग्नीट्यूड mg और डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो टोटल दोनों मिला करके हम बोलते हैं फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट की बात करें, जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो एक दूसरा फोर्स लगेगा सरफेस से। जब भी देखिए, हमेशा ये रूल है, न्यूटन थर्ड लॉ है, उसको अभी से आप समझते जाइए। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इन रिवर्ट या इन आंसर, तो तुरंत उधर से आंसर भी मिलेगा। 100% ऐसा कोई फोर्स नहीं हो सकता कि जिसका आंसर जिस फोर्स लगाने वाले को न मिले, मतलब जो फोर्स लगा रहा है उसी को वापस रिवर्ट मिलेगा, सेम क्वांटिटी पे मिलेगा। कोशिश यही रहेगी, पहली बात तो कोशिश यही रहेगी, समझिए ये बात, इस बात को जरूर समझिए, कोशिश जरूर रहेगी नेचर के द्वारा। ये नेचर का क्या है, ये सेल्फ रूल है उसका। जब भी आप फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस ऑब्जेक्ट का बाय नेचर ये रहेगी कोशिश कि सेम फोर्स उसको वापस लगाए तुरंत। जैसे हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगाएंगे तो उतना ही फोर्स हम पर भी लगेगा, ये बाय नेचर ये होगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो हम जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो सेम फोर्स ये सरफेस किस पे लगाएगी, हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, ठीक है, हमारी तरफ लगाएगी, मतलब इधर हो गया। मतलब हम ऑब्जेक्ट जब टच कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पे लगाएगा फोर्स, तभी तो हम जैसे आप धक्का मारो किसी को, दीवार पर धक्का लगाओ तो आपको भी लगता है पुश, आपको भी दर्द होगा। तो क्यों दर्द होता है, क्योंकि उधर से दीवार से भी आपको पुश किया गया है सेम फोर्स पर, तो सेम फोर्स यहाँ भी लगेगा। अब अगर सेम लगा है, अब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ है, इसका मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो रिवर्स है, ये हम F1 कर दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं F2 कर देते हैं। तो अगर F1 इक्वल टू F2 है तो ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्टिल पोजीशन पर रहेगा। तो इस केस में इसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो अभी भी हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि इसको बढ़ाएं, जो भी F1 की जो मैग्नीट्यूड था, मान लो 2 न्यूटन हमने लगाया था और नहीं मूव हुआ, यानी कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, तो हम कोशिश करेंगे कि F1 को बढ़ाएं। तो इधर से भी बाय नेचर F2 भी बढ़ेगा, फिर अगेन ये बैलेंस फोर्स में आ गया, हम और भी बढ़ाते जा रहे हैं, 5 न्यूटन 10 न्यूटन कर दिए। लेकिन ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है बाय नेचर, उसकी अपनी एक लिमिट है, हमारी लिमिट नहीं है, समझे। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कितना फोर्स लगा सकते हैं, मैक्सिमम पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हम मैक्सिमम कुछ भी लगा सकते हैं, एक ट्रक से इसको धक्का दे सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन यहाँ से जो रिवर्ट आता है, रिवर्ट फोर्स आता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स FF, उसकी अपनी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही वो इंक्रीज करेगा। जब वो लिमिट टच कर जाएगा उसके ऊपर, उससे ज़्यादा ये FF अप्लाई नहीं होगा। मतलब FF जो भी होगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी अपनी एक लिमिट होती है, FF मैक्सिमम, इससे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स वो अप्लाई नहीं करेगा। और ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, mg पर डिपेंड करता है। पहली बात ये अभी आप नोट कर लीजिए, आगे आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जैसे देखिए, ट्रक में आप धक्का मारिए और एक बॉल में धक्का मारिए, दोनों के फोर्स में अलग अलग रहेगा, दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स भी
अलग होगा। वो तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, उसके वेट पर डिपेंड करेगा। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी की मैक्सिमम लिमिट जाएगी। मैक्सिमम लिमिट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हमने अप्लाई फोर्स कर दिया, F1 की वैल्यू F मैक्स से ज़्यादा कर दिया, इफ़ F1 इज ग्रेटर देन FF मैक्स, ज़्यादा, ज़रा से भी ज़्यादा कर दिया है, तो अगर मान ली बराबर ही कर दिया हमने, F1 इक्वल टू क्या कर दिया, F मैक्स के बराबर हो गया, उस केस में भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जब भी बैलेंस फोर्स लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट में दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, 0। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0। ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। कब, जब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, और ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन पर देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट बोल रहे हैं, अगर वो स्टैटिक कंडीशन में तो वही बना रहेगा। मूविंग कंडीशन में जितने ही वेलोसिटी से जा रहा है उतनी ही वेलोसिटी से वो जाता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। या एक्सेलरेशन जा रहा है तो वही एक्सेलरेशन मेंटेन रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। कब, जब बैलेंस्ड फोर्स में लग रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स 0 अगर कंडीशन बने तो बैलेंस फोर्स बनते हैं। ये तब तक रहेगा जब तक आपने जो अप्लाई फोर्स किया वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर नहीं हो गया। अब इससे जरा से भी अगर ज़्यादा कर दिया आपने, इफ़ F1 इज ग्रेटर देन FF मैक्स, तो ये ऑब्जेक्ट अनबैलेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव, मतलब अगर ये अनबैलेंस्ड हो गया, F1 इज ग्रेटर देन FF मैक्स हो गया, तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। या कह सकते हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड। अगर वो स्टैटिक कंडीशन है तो मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, और अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसमें मतलब उसमें चेंज आ जाएगा। अगर ये अनबैलेंस है तो, यानी कि अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, अनबैलेंस केस में। ये केस क्या होता है, ये केस है अनबैलेंस्ड फोर्स का। दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका F1 अप्लाइड फोर्स माइनस FF मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि टोटल फोर्स जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इतना आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ये जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो क्वांटिटी आई है, इस पे डिपेंड करेगा कितनी फास्ट ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतनी ही तेज़ी से मूव करेगा। डिफरेंस कम होगा तो बहुत ही हल्का मूवमेंट होगा। अगर F1 या F मैक्स के जस्ट बराबर या जरा सा हल्का सा बस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा हिल जाएगा, बस लग जाएगा हाँ अब ये खिसकने जा रहा है। ऐसा कभी कभी होता होगा आप लोग, जब आप लोग पुश करते किसी हैवी ऑब्जेक्ट को तो ये आभास हो जाता है कि नहीं अब फोर्स थोड़ा सा और लगा देंगे तो ये हिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस को अगर वो स्टैटिक कंडीशन में है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स 0 हो रहा है, तो उस केस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अगर वो उसके ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और इस केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता, वो क्या होता, अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। अब इसी के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ा सा और भी क्लियर समझ लेते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो एक इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा जो कि उसका वेट होगा, वो हो जाएगा हमारा m इंटू जी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स है, mg हो गया, ठीक है। अब हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब अब और चीज़ और समझिए, अगर इसमें फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो देयर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमेशा इसमें फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नहीं लगा रहेगा, वो तभी प्रेजेंट होगा जब आप इसमें फोर्स लगाओगे। आपने फोर्स लगाना बंद किया तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी गायब हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू, इसको समझिए, अगर अप्लाइड फोर्स है ये और इधर, और हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स FF
बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा हमेशा। किसके बैकवर्ड में? अप्लाइड फोर्स के। अगर आपने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर चला जाएगा, उस डायरेक्शन। मतलब ये ऐसा कोई इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि बस इसी तरफ ही जाएगा है। उसकी डायरेक्शन क्या है कि अप्लाइड फोर्स को अपोज करना ही इसका काम है। जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा। और विरोध करने के लिए उसकी डायरेक्शन में उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन अप्लाई होगा। और अगर मान लीजिए ये एफ है, इसको समझिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे आप हमेशा परेशान रहेंगे। मतलब जेई में जब आप इंटर करेंगे, जेई के लिए प्रोफेशनल इंटर तो कर ही चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने लगाया 1 न्यूटन का फोर्स, और ये जो मास है वो m इक्वस टू मान लीजिए है 100 kg का। हाँ, भारी मास लिया आपने, 1 न्यूटन लगाया तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 न्यूटन में ये हिलेगा भी नहीं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, वो भी 1 न्यूटन के बराबर ही होगा। और रिजल्ट क्या आएगा इसका? रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कह देते हैं। रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका एफ माइनस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो देयर विल बी नो मूवमेंट। अब अगर आपने 2 न्यूटन लगाया तो ये भी 2 न्यूटन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसी तरह आप बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। और डायरेक्शन हमेशा बैकवर्ड, जिधर लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता जाएगा। अगर मान लीजिए ये है, मान लीजिए सोच रहे हैं आप कि इधर से अप्लाई फोर्स नहीं हो रहा है, नहीं मूवमेंट है, तो इधर से अप्लाई करना शुरू कर दिया आपने। वही ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन आप जो पुश कर रहे थे इधर से पुश कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? नहीं, ये हुआ कि हम इधर से पुश करते हैं। जब इधर से पुश करेंगे तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इसके अपोजिट में आ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि वो उसी डायरेक्शन फिक्स रहेगा, इसका काम ही यही है अप्लाई फोर्स को अपोज करना। उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही ये वर्क करेगा, और उतना ही करेगा जितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट हो। अगर मैक्सिमम लिमिट से कम आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स तो उतने के बराबर ही लगेगा। मैक्सिमम लिमिट कभी नहीं लगाएगा, मैक्सिमम लिमिट तब लगाएगा जब आप भी मैक्सिमम में पहुंच जाओगे। मतलब जितना आप अप्लाई करोगे उतना ही करता जाएगा। फिर आपने किया 50 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स, तो अब यहाँ पर ये भी 50 न्यूटन किया, और यहाँ भी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का केस क्या हुआ? ये है बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। और अब आते हैं मैक्सिमम लिमिट पर। मान लीजिए कि एफ मैक्स आपका आ गया है, एफ मैक्स फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट सपोज 60 न्यूटन है, सपोज कर लीजिए 60 न्यूटन है। अब ये आता कहाँ से? इसको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। जैसे देखिए, ये mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने कहा था कि इस नेचर का एक रूल है, जब भी फोर्स अप्लाई होगा तो इसका रिवर्ट आंसर जरूर आएगा हमेशा। किसी भी आप कहीं भी इसको फिट कर लीजिए, नेचर का ये रूल है। जब भी आप अप्लाई करोगे, है ना, किसी को कुछ आप बोलोगे तो वहाँ से भी आंसर आने की उम्मीद है आपको, ठीक है। तो जैसे कि mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये अर्थ सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पर रिवर्ट फोर्स अप्लाई करती है। ये अभी बताया नहीं गया था, लेकिन आपकी बुक में एक हल्का सा मेंशन कर दिया है एक, ठीक है। उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या रिएक्शन फोर्स। इसको आर से हम डिनोट कर देते हैं, कभी कभी यही एन से भी डिनोट करा जाता है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लगता है यहाँ पर, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये भी परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगा, तो इसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन फोर्स बाई द सरफेस। सरफेस लगाता किस पे? ऑब्जेक्ट पे लगाता है, ठीक है। अब इस कहानी को आप ऐसे समझिए, जब कोई भी एस्ट्रोनॉट जब अपने अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, उसमें वेटलेसनेस की स्थिति आती है। आपने देखा होगा, या तो जब आप उसमें गए होंगे मेला में, जो इस तरह का जो होता है बैठने वाला, घूमने वाला, उसे बैठा होगा। तो जब यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, दोनों केस में अंतर आता है। तो वो उसको यहाँ से रिलेट समझिएगा। अभी इसको थोड़ा सा पहले हो जाएगा बताना। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है किसके द्वारा? अर्थ खींच रही है आपको, और अर्थ सरफेस ऊपर की तरफ कर रहा है। अगर ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो सकता है, ये केस डिपेंडेंट। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये डिटैच हो जाएगा, मतलब सरफेस से ऊपर उड़ने लगेगा, है ना, ऊपर उड़ जाएगा। अगर ये बराबर रहेगा तो मेंटेन रहेगा सरफेस पे, ठीक है। तो इसीलिए सीट बेल्ट बांधी जाती है ऐसे केस में,
है ना, या एस्ट्रोनॉट में सीट बेल्ट बांधा जाता है कि ऐसा केस हो सकता है कि ये रिएक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाए तो जिससे ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा सरफेस से, तो जाके छत से लड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिफ्ट में अगर आप जा रहे हो, लिफ्ट अगर एकाएक छोड़ दी जाए तो भी ये केस हो सकता है यहाँ पर, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब ये रिएक्शन फोर्स डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम दी सरफेस टू दी ऑब्जेक्ट। तो या फिर मैक्सिमम कैसे डिसाइड होगा, रिएक्शन फोर्स से। और रिएक्शन फोर्स कहाँ से आएगा, जो अप्लाइड ग्रेविटेशनल फोर्स उसके बराबर रहता है। अब एफ एफ इक्वल टू आर नहीं रहेगा, एफ एफ जो डिपेंड करेगा, एफ एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर, रिएक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। और क्या रहेगा, हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एफ एफ इक्वल होता है म्यू आर होता है, और म्यू जो होता है वो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू इज लेस देन 1 रहेगा। तो यानी कि आर से ये कम ही रहेगा। अगर आर आपका, अगर वेट आपका 100 किलोग्राम है मान लीजिए, तो उसे 100 इंटू जी करेंगे, तो उससे 100 इंटू मतलब 100 जी से आर की एफ की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। अब ये इसका हो गया मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जितना मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ तक, अगर यहाँ तक है, या फिर क्या 60 न्यूटन है, क्या म्यू आर कितना है, 60 न्यूटन, और हमने भी 60 न्यूटन लगाया है, उस केस में भी ये फ्रिक्शनल रिजल्टेंट क्या हो रहेगा, 0, तो ये भी बैलेंस फोर्स में आ जाएगा। अब अगर हमने 61 ही लगाया या 60.5 कर दिया मान लीजिए, हल्का सा जर के बढ़ा दिया बस, तो भी इस केस में ये 60 न्यूटन ही रहेगा, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है। अब ये 60 से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट पर आ चुका है। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0.5 न्यूटन का हो जाएगा। 60.5 माइनस 60 इक्वल टू 0.5 न्यूटन का इसमें रिजल्टेंट फोर्स लगा। अब ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड में आ जाएगा अब ये, ठीक है, ये अनबैलेंस्ड में आ गया अब ये, क्योंकि ये अपना बैलेंस खो दिया है। अब ये अपने स्टेट को चेंज करेगा, अब मूवमेंट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा केस बता, फ्रिक्शनल फोर्स का सेकंड केस बता दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आप 61 लगा दे रहे हैं, 62 लगा दे रहे हैं, तो कन्फर्म हो गया अब ये 60 ही रहेगा। अब ये इधर फ्रिक्शनल फोर्स 60 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको बता ही देते रहे। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक होता है जब तक वो मूवमेंट में आया नहीं, वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं आया, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन रहेगा। जैसे ही मूवमेंट में हो गया तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स था उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे आप साइकिल चलाना जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो पैडल पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा लगता है। जैसे ही साइकिल डायनामिक पोजीशन में आ जाएगी तो आपको फील होगा कि हम कंपैरेटिवली कम फोर्स लगा रहे हैं तो भी वही स्पीड मिल जा रही है, यानी कि अपोजिंग फोर्स कम हो गया है। तो अपोजिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम तब रहता है, मैक्सिमम यानी जब वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में हो, तो एफ एफ मैक्स उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वही ऑब्जेक्ट, लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाने पर मूवमेंट में आ गया, तो मूवमेंट आने के बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स जो मैक्सिमम था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। या अगर वो 60 न्यूटन है तब हो जाएगा 55 न्यूटन। अब वो 55 कंटिन्यूस बना रहेगा, 60 नहीं रहेगा, 55 बना रहेगा जब तक वो डायनामिक कंडीशन में। तो ये हुई कहानी पूरी फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, तो इसको अगर आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो को रिवर्ट करके फिर से एक बार सुन लीजिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज ओनली व्हेन अ नेट जीरो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो दोनों ही अलग अलग स्टेट है। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक कंडीशन है, ये क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, दोनों अलग अलग अपने अपने स्टेट हैं। ये दोनों स्टेट में चेंज तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई नेट फोर्स और जो कि नॉन जीरो हो, नेट फोर्स हो और वो जीरो के बराबर ना हो, जीरो ना हो, तो उसके स्टेट में चेंज होगा। अगर स्टैटिक में है तो डायनामिक में आ जाएगा,
अगर ये डायनेमिक में है तो अगर v वेलोसिटी से है तो हो सकती है इसकी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं तो हो सकती है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करे, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है फोर्स की मैग्नीट्यूड पर और फोर्स के डायरेक्शन पर, किस तरफ है उसका क्या कैसा चेंज होगा। लेकिन जब अगर चेंज होना है, ऑब्जेक्ट की स्टेट में अगर चेंज होना है तो तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई नेट नॉन जीरो फोर्स अप्लाई हो रहा हो। तो ये बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहती। इस नेचर का ये एक रूल दूसरा ये भी है, जैसे हमने बताया था नेचर का एक रूल ये है कि हर एक्शन का रिवर्ट एक्शन जरूर होता है, ठीक है, कहीं भी अप्लाई किया जाए। दूसरा ये भी होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब अपनी स्थिति को कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, बाय नेचर उसमें ये रहता है कि वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाहता। वो अगर वो चेंज कर रहा है तो कोई न कोई इसका रीज़न है, कोई न कोई इसके लिए फोर्स लगाया जा रहा है। वो फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, जब फोर्स लगेगा तभी वो चेंज होगा, उसके स्टेट में चेंज होगा। ये आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इनर्ट, जिसमें आपके ना इनर्ट गैसेस पढ़े होंगे आप लोग, जिसे क्यों बोलते हैं अक्रिय है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि इनर्ट, जिसमें कोई भी काम करने की इच्छा ना हो, आलसियों का नियम बोल सकते हैं इसको, है। मतलब जब तक कुछ कहेगा नहीं तब तक कोई कुछ काम करेगा नहीं। जब तक तुम लोग पढ़ने को कहा ना जाए तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। जब तक ये ना कहा जाए कि नहीं ये पढ़ोगे तो IIT JEE निकलेगा, तो कहाँ, अगर ये हो जाए कि नहीं सबका पास हो गया तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया हम बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं आपका, जैसे कि कुछ ग्राफ आप में दिया हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये बता रहा है कि जब रेस्ट में है तो कोई चेंज ही नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी जीरो की जीरो बनी रहेगी। देखिए डार्क लाइन लगा हुआ है, ब्लू लाइन है, डार्क लाइन लगा है जब वो स्टैटिक कंडीशन में है। अब जब वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये तो आप लोग जानते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्लोप बताता है इसकी वेलोसिटी, और इसका वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसको स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी को स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, जो कि पोजीशन टाइम में यही ग्राफ वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन में पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये आप लोग जानते हो। और इसमें जो क्वेश्चन है आपका इसको देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इज देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें क्या फोर्स कोई लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। उसकी स्टेट ही यही है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी कि उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर फोर्स लग रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज रहेगी। वेलोसिटी क्या इंक्रीजिंग रहेगी या तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग रहेगी। दूसरा, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है इसमें नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कोई नेट फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स रिजल्टेंट क्या है, जीरो है यहाँ पर। ये कहने का मतलब है विच आर द फॉलोइंग सीजन आर पॉसिबल, कौन सा ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट बना रहेगा, सही है। रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट बना रहेगा। ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, अगर वो ऑलरेडी मूविंग है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो मेंटेन रहेगा। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट, ये नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे। यही दोनों तो बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। In the real world, it is difficult to find a situation where no forces are acting on an object. In the real world, it is difficult to find a situation where no forces are acting on an object. हाँ, अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि कोई फोर्स नहीं लगा, कोई ना कोई फोर्स उसमें लगता रहता है, हमेशा लगता रहता है। फ्रिक्शनल फोर्स तब लगेगा, हाँ ध्यान रखिए, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब आप उसमें एक्शन करोगे। अगर एक्शन नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लगेगा। बट बाई अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेज ए कंडीशन कैन बी अचीव्ड वेयर द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, हमने ये कर दिया है, कई सारे एग्जांपल में कर दिया। अगर नेट फोर्स लगाएंगे तो उसमें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ में, टाइम है, ठीक है। अब न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स हम सेकंड पार्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और
शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।